ये कहानी है दो ऐसे भाइयों की जिनका बाप तो एक है लेकिन वो दो अलग अलग माओं से पैदा हुए हैं, यानी कि वो दोनों सौतेले भाई हैं। इनमें से एक है जुएल, जो किसी का पर्स मारने के जुर्म में अभी अभी जेल से छूटा है और पूरी तरह बेरोजगार है। लेकिन काम ढूंढने की बजाय वो बस आवारा घूमता रहता है और सारे उल्टे काम करता है। उसकी एक आदत है कि जब भी कहीं उसका कोई लफड़ा होता है तो अपनी गलती होने के बावजूद भी वो सामने वाले पर रेसिज्म यानी काले लोगों के साथ भेदभाव करने का इल्जाम लगा देता है और अपने काले होने का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता रहता है। दूसरा भाई रेजिस एक बायरेशियल यानी गोरे और काले की मिलीजुली पैदाइश है, यानी कि उसकी माँ कोई गोरी रही होगी। वो एक सरकारी नौकरी पर है और उसकी शादी भी एक गोरी लड़की से हुई है। गोरों की सोसाइटी में रहते रहते वो अपने आप को उन्हीं के जैसा मानता है और काले लोगों से अपने आप को इसलिए दूर रखता है कि कोई उसे भी काला न समझ ले। हालांकि शहर के मेयर जैसे सोसाइटी के कुछ लोग उसके सामने ही ब्लैक लोगों का मजाक उड़ाते रहते हैं और उन पर जोक्स करते रहते हैं, मगर इन सब बातों पर वो उनके साथ ही ऐसे हंसता रहता है जैसे वो तो काला है ही नहीं। दोनों भाइयों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मगर एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनका बाप वेस्ट इंडीज में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और अपने सभी बच्चों से एक बार मिलना चाहता है। इसलिए वो दोनों उससे मिलने जाते हैं तो एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात हो जाती है। जुएल तो उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन रेजिस उससे बचकर निकलने लगता है कि कहीं कोई उससे भी काला ना समझ बैठे। लेकिन जुएल उसका पीछा नहीं छोड़ता और दोनों एक साथ अपने बाप के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ उनका बाप बेड पर पड़ा होता है और उसके बराबर में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई देसी सिगार पी रही थी, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो उनकी कोई दूर की आंटी है। अपने दोनों बेटों को देखकर उनका बाप उन्हें अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं अपना एक पुश्तैनी खजाना तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। ये सुनते ही दोनों भाई, जो अपने बाप के आखिरी वक्त की वजह से मजबूरी में यहाँ आए थे, खजाने की बात सुनते ही दोनों की आंखें चमक उठती हैं और वो अपने बाप के बिल्कुल पास आकर कहते हैं कि जल्दी बताओ कहाँ छुपा रखा है वो खजाना। उनका बाप अटकती सांसों के साथ बताता है कि वो हमारी आजादी का खजाना है और ये कहते ही वो दम तोड़ देता है। इसके बाद उन्हें किसी पुराने दस्तावेज जैसा एक कागज दिया जाता है और बताया जाता है कि ये तुम्हारे पूर्वजों की आजादी का सरकारी आदेश है, जिसकी वजह से जिस जमाने में काले लोगों को गुलाम बनाकर रखना गोरे लोगों का अधिकार माना जाता था, उस जमाने में भी तुम्हारे पूर्वज आजाद घूम सकते थे और उन्हें कोई भी अपना गुलाम नहीं बना सकता था। यह आजादी का पर्चा उन्हें उनके किसी बहुत ही अच्छे काम के लिए दिया गया था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होते हुए तुम्हें भी इसे आगे बढ़ाना है, जिससे तुम्हारे बच्चे और उनके बच्चों को भी एहसास रहे कि आज जो वो आजाद घूमते हैं, यह आजादी उन्हें ऐसे ही नहीं मिली है। ये सुनते ही दोनों भाइयों के अरमान एकदम से टूटकर बिखर जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि उनके बाप ने उनके लिए कोई असली खजाना छिपा कर रखा होगा, लेकिन ये तो एक मामूली सा कागज का टुकड़ा निकला जिसे कोई रत्ती के भाव में भी नहीं खरीदेगा। इसलिए वो दोनों इसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल देते हैं और ऐसा करते हुए वो ठहाके मारकर जोर जोर से हंसते भी हैं। ये देखकर वो बूढ़ी औरत, जिसे उनकी आंटी बताया गया था, उसे दोनों भाइयों के इस कमीनेपन पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उस देसी सिगार का एक लंबा कश खींचकर इसका धुआं दोनों भाइयों के मुंह की ओर छोड़ देती है। इसके बाद उन दोनों की जब आंख खुलती है तो अपने आप को जंगल के पास एक घास के मैदान में देखकर वो बड़े हैरान रह जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते तभी उन्हें दो अधनंगे काले आदमी इस तरह भागते हुए दिखाई देते हैं जैसे कोई उनकी जान के पीछे पड़ा हो। जुएल तो ये देखते ही डर कर भागने लगता है, क्योंकि काला होने की वजह से वो पहले भी कई बार लफड़े में फंस चुका था। लेकिन रेजिस कहता है कि मैं क्यों भागूं, मैं तो एक अच्छी सोसाइटी का शरीफ आदमी हूँ। इतने में दो गोरे आदमी बंदूक हाथ में लिए घोड़ों पर वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रेजिस कहता है कि दो काले लोग उस और भाग कर गए हैं, मगर अपने आप को काले लोगों से अलग समझने की उसकी गलतफहमी आज दूर हो जाती है, क्योंकि वो गोरे आदमी जुएल के साथ साथ उसे भी पकड़कर जंगली जानवरों को रखने जैसे एक पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जाते हैं। दोनों भाइयों को लगता है कि ये लोग यहाँ के पुलिस वाले होंगे, इसलिए जुएल अपने फोन के कैमरे से इस सब की वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और रेजिस से कहता है कि मैं ये वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट करके पूरी दुनिया को ये बताऊंगा कि आज के जमाने में भी काले लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जाता है। मगर यहाँ पर इंटरनेट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता, इसलिए अब रेजिस उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है, हमें जाने दो। लेकिन उसके इतनी सी आवाज निकालते ही उस पर कोड़े बरसने लगते हैं, जिसकी वजह से डर के मारे वो दोनों बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें एक बाजार में लाया जाता है, जहां उनके जैसे दूसरे काले लोगों के साथ ही उन्हें भी आधा नंगा करके जंजीरों में बांधकर एक चबूतरे पर खड़ा कर दिया जाता है। अपने चारों ओर पुराने जमाने के जैसे लोग देखकर पहले तो उन्हें लगता है कि शायद ये किसी फिल्म का सेट है, लेकिन ऐसा नहीं था। गोरे लोग किसी जानवरों के जैसे उनके दांत नाक सब चेक करके एक एक कर उन्हें खरीद कर ले जाने लगते हैं और एक अंग्रेज उन दोनों भाइयों को भी खरीद कर अपने साथ ले जाता है। ये जॉर्डन नाम का एक जमींदार था, जो घोड़े के पीछे बांधकर उन्हें उन्हीं के जैसे दूसरे ब्लैक लोगों के बीच ले जाकर छोड़ देता है। यहाँ हेनरी नाम का सुपरवाइजर उनमें से जुएल को खेतों के काम में लगा देता है और रेजिस को किचन में रोजली नाम की लड़की के साथ हेल्पर के काम में छोड़ देता है। जुएल यहाँ भी वही काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी, जो कि बहुत ही जालिम सुपरवाइजर था, वो उसकी ये बातें सुनकर हंसते हंसते पागल हो जाता है, क्योंकि ये सन 1780
का वो जमाना था जब काले लोगों को गुलाम बनाकर रखना समाज में एक नॉर्मल बात थी। ये बात रेजिस को उस वक्त समझ में आ जाती है जब किचन में काम करने वाली लड़की रोजली के साथ काम करते हुए वो जमींदार और उनकी फैमिली की बातें सुनता है। 18वीं सदी के इस जमाने में गोरे लोग काले लोगों को बिल्कुल जानवरों जैसा ही समझते हैं, उन्हें जानवरों के जैसे अपने से अलग रखते हैं, अलग तरह का खाना देते हैं और जानवरों की तरह ही उनसे काम लेते हैं। दोनों भाइयों को ये तो समझ में आ गया था कि वो किसी तरह टाइम ट्रेवल करके 21वीं सदी से 18वीं सदी के इस गुलामी के दौर में आ फंसे हैं, लेकिन क्यों और कैसे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो रात को यहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं, मगर जंगल में खतरनाक आदिवासियों को देखकर वो डरकर वापस भाग आते हैं। अगली सुबह सुपरवाइजर हेनरी कोड़े मारकर उन दोनों को उठाता है और सारे गुलामों को चर्च के फादर के सामने लाया जाता है। फादर बाइबल पढ़ने का नाटक करते हुए उन्हें झूठे प्रवचन सुना रहा था कि ईश्वर ने काले लोगों को गोरे लोगों की सेवा के लिए बनाया है, इसलिए उन्हें गोरे लोगों की हर बात माननी चाहिए। ये सुनकर रेजिस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बाइबल में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। फादर जानता था कि इनमें से किसी को भी पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो बाइबल का कोई एक पेज खोलकर उनके सामने की ओर कर देता है कि देखो ये लिख रहा, लेकिन रेजिस दूर से ही उसे पढ़कर सुना देता है जो कि किसी और बात के बारे में लिखा हुआ था। आखिर पादरी को चुपचाप वहां से खिसकना ही पड़ता है। अगले दिन जोएल खेतों में काम पर लेट हो जाता है और सुपरवाइजर हेनरी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है, जिस पर हेनरी उसे बुरी तरह पीटता है और बाद में सबके सामने उसे कोड़ों से भी पीटा जाता है। इसके बाद रोजली नाम की जो गुलाम लड़की थी वो उसके जख्म पर दवाई लगाने लगती है, तो जोएल उसी पर डोरे डालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बता देती है कि वो इसाडोर नाम के एक दूसरे गुलाम से प्यार करती है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। दूसरी ओर जमींदार को जब ये पता चलता है कि रेजिस पढ़ना जानता है, तो वो उसे हेनरी की तरह ही दूसरे गुलामों से काम करवाने और उन्हें कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पर लगा देता है। रेजिस इससे बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो वाकई इन काले लोगों से अलग है, जिसकी वजह से अपनी दुनिया की तरह ही यहाँ भी उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। अगले दिन वो जोएल को जबरदस्ती जगाकर एक दूसरे गुलाम के साथ उसे एक टूटे पुल की मरम्मत के काम पर ले जाता है। अपने साथ रेजिस का ये एटीट्यूड देखकर जोएल को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि गोरे लोगों की चापलूसी में तुम ये भी बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन रेजिस उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। वो 21वीं सदी में भी गोरों की चापलूसी करता था और उसने यहाँ 18वीं सदी में भी उनकी तलवे चाटने शुरू कर दी है, लेकिन इससे हेनरी को लगता है कि ऐसे तो कुछ दिन में वो उसी की बराबरी करने लग जाएगा। इसलिए एक दिन वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि 4 बॉल पढ़ लेने से तो हमारी बराबरी नहीं कर सकता। हेनरी उसे धमकी देता है कि अपनी औकात में रह ले, तो गुलाम है और गुलाम ही रहेगा। इसके बाद जमींदार के घर के लोगों को जब रेजिस के पढ़े लिखे होने की बात पता चलती है तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि फिर तो ये पियानो भी बजा लेता होगा। ये सुनते ही रेजिस पियानो पर बैठकर एक बढ़िया सी धुन बजाता है जो इन लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। साथ ही वो जमींदार के कंधे पर हाथ भी रख देता है, जिसे रेजिस की बदतमीजी मानकर अगले दिन उसे भी कोड़ों से पीटा जाता है। रेजिस को अब अक्ल आ जाती है कि इस जमाने में ये लोग उन्हें बराबरी का हक देना तो दूर बल्कि इंसान समझने को भी तैयार नहीं है। इसलिए वो अगले दिन जोएल के साथ मिलकर इसाक नाम के एक यहूदी व्यापारी की गाड़ी में छिपकर यहाँ से भाग जाते हैं। जमींदार का 10 साल का बेटा उन्हें भागते हुए देख भी लेता है, लेकिन वो सुपरवाइजर हेनरी को कुछ नहीं बताता क्योंकि उससे गुलामों के ऊपर होने वाले अत्याचार देखे नहीं जाते थे। अब अपने घर के सामने आकर इसाक कहता है कि बाहर आ जाओ। दोनों बाहर आकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला। इस पर इसाक उन्हें घर के अंदर ले जाकर कहता है कि हम यहूदी लोगों को भी एक जमाने में बहुत सताया गया था, लेकिन मूसा हमें बचा कर ले गए थे। ये सुनकर जोएल उसके साथ बहस करने लगता है कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ तुम भी तो वही कर रहे हो जो तुम्हारे साथ हुआ था। इसाक हैरान होकर कहता है कि हमने क्या किया है, जिस पर जोएल बात को काट कर कहता है कि इतिहास में काले लोगों के साथ यहूदियों से भी ज्यादा अत्याचार हुआ है। दोनों में इसी तरह बहस होने लगती है तो रेजिस बीच में आकर कहता है कि हिटलर के दौर की बात अलग है, वरना तो काले लोगों के साथ ही ज्यादा अत्याचार हुआ है। इतने में जमींदार के भेजे हुए गुलामों को पकड़ने वाले शिकारियों की आहट सुनकर दोनों वहां से भाग जाते हैं और इसाक यही सोचता रह जाता है कि ये हिटलर कौन है, क्योंकि ये 1780 का टाइम था और हिटलर के आने में अभी 150 साल बाकी थे। अब जंगल में भागते हुए दोनों भाई समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें एक नाव मिल जाती है जिसमें बैठकर शिकारियों को ठेंगा दिखाते हुए वो यहाँ से दूर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा जहाज दिखाई देता है जिसमें किसी दूसरे देश से गुलामों को पकड़ कर लाया जा रहा था। रेजिस और जोएल को भी पकड़कर उन्हीं के साथ डाल दिया जाता है और एक बार फिर वो दोनों उसी बाजार में खड़े होते हैं जहाँ उन्हें पहली बार लाया गया था। यहाँ जमींदार के आदमी उन्हें पहचान लेते हैं और खरीद कर फिर से वहीं ले जाने लगते हैं जहाँ से वो भागे थे। लेकिन रास्ते में जंगल से गुजरते हुए जंगल के जो आदिवासी होते हैं वो शिकारियों को मारकर उन्हें छुड़ा लेते हैं। ये आदिवासी गोरों की गुलामी से बचकर भागे हुए लोग थे जिन्होंने जंगल में अपना एक ग्रुप बना लिया था। यहाँ दोनों भाइयों का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है और कबीले का लीडर दूसरे गुलामों को आजाद कराने के लिए मरते दम तक लड़ने के नारे लगवाता है।
दोनों भाई खुशी में बड़े उछल उछल कर नारे लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लीडर सभी गोरे लोगों को मारने का भी नारा लगवाता है तो रेजिस के मुंह से निकल जाता है नहीं, जिससे सारे आदिवासी उनके पीछे पड़ जाते हैं और जान बचाकर उन्हें यहाँ से भी भागना पड़ता है। इसके बाद जंगल में एक जगह आराम करते हुए वो सो जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वही आंटी उनके सामने बैठी सिगार पी रही थी, जो 21वीं सदी में उनके बाप के बराबर में बैठी थी। वो दोनों समझ जाते हैं कि आंटी के पास कोई जादुई शक्ति है जिससे उसने उन्हें टाइम ट्रेवल के जरिए यहाँ फंसा दिया है। आंटी उनसे कहती है कि तुम लोगों को जानवरों की तरह बेचा गया, खेतों में काम करवाया गया, कोड़े बरसाए गए और जंगली जानवरों की तरह तुम्हारा शिकार किया गया। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उन दोनों को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन रेजिस कहता है कि हाँ ठीक है, तुम बस ये बताओ कि हम अपने समय में वापस कैसे जा सकते हैं। आंटी कहती है कि अगर समझ गए हो तो अपने पूर्वजों के पास जाओ, जो कि रोजली और इसाडोर है। जो चीजें तुमने बिगाड़ी हैं उन्हें सही करके सिगार का धुआं छोड़ो। सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे तुम अपने समय में वापस जा सकते हो। रेजिस और जुएल को आंटी की ये पहेलियों जैसी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कि इतने में उनकी नजर बचते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है और उसका सिगार वहीं पड़ा रह जाता है। आखिर वो दोनों ये अंदाजा लगा लेते हैं कि उन्हें वापस जाकर रोजली और इसाडोर का एक दूसरे से मिलन करवाना है और फिर इस सिगार का धुआं छोड़ते ही वो यहाँ से अपने समय में वापस चले जाएंगे। ये सोचकर अब वो सीधा जमींदार के पास वापस पहुंच जाते हैं, जहाँ भागने की सजा के तौर पर उन्हें लोहे की गर्म छड़ से एक ठप्पा लगाया जाता है। उन पर यह जुल्म होता देखकर जमींदार का बेटा उनका हालचाल जानने आता है और कहता है कि मैं इन सब चीजों से नफरत करता हूँ। रेजिस कहता है कि चिंता मत करो, तुम जैसे बच्चे ही आने वाले भविष्य को लिखोगे। एक क्रांति उठेगी जिसके बाद काले गोरे का भेद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि जमींदार और उसका परिवार आज रात हवेली पर एक पार्टी में बिजी होते हैं जिसमें हेनरी भी चला आया था। इस मौके का फायदा उठाकर रेजिस और जुएल काफी सारी शराब चुराकर सारे गुलामों को नशे में धुत कर देते हैं। उनका प्लान ये था कि वो नशे में धुत रोजली और इसाडोर को एक दूसरे के करीब ले आएंगे, जिससे उनकी कहानी आगे बढ़ जाएगी। ऐसा होता भी है और दोनों भाइयों को लगता है कि उनका काम हो गया है और अब सिगार फूंकते ही वो अपने समय में वापस जा सकते हैं। रेजिस आंटी के उस सिगार को जलाकर जल्दी से यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन जुएल के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो कहता है कि जाने से पहले क्यों न इन गोरों से अपने अपमान का बदला लिया जाए। ये सोचकर दोनों जमींदार की हवेली में घुस जाते हैं और धारदार हथियारों के बल पर सभी मेहमानों के साथ जितनी हो सकती थी उतनी बदसलूकी करते हैं। जुएल जमींदार की बेटी और दूसरी गोरी औरतों को पूरी तरह किस करता है, तो रेजिस मेहमानों को चाटे मारने के साथ साथ वहां रखी चीजों के साथ जी भरकर तोड़फोड़ करता है। तभी सुपरवाइजर हेनरी अंदर आकर उन दोनों के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन डरने के बजाय वो दोनों उसके ऊपर हंसने लगते हैं। उन्हें लगा था कि सिगार का धुआं छोड़ते ही वो यहाँ से गायब होकर अपने समय में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और दोनों भाइयों को पकड़कर एक पिंजरे जैसे कैदखाने में डाल दिया जाता है, जिसके बाद सुबह होते ही उन दोनों को फांसी दे दी जाएगी। आज दोनों भाई एक दूसरे के गले लग लग कर पूरी रात रोते रहते हैं और आखिरी वक्त में एक दूसरे को अपनी आप बीती बताते रहते हैं कि काले होने की वजह से 21वीं सदी में भी उन्हें कितने भेदभाव का सामना करना पड़ा था। ये तो फिर भी 18वीं सदी है। इस तरह अगली सुबह उन दोनों के गले में रस्सी के फंदे को देखकर जमींदार की फैमिली और दूसरे गोरे लोग बहुत खुश थे, लेकिन जमींदार का जो 10 साल का बेटा था उससे ये सब देखा नहीं जाता और वो गुस्से में जंगल की ओर भागने लगता है। रोजली उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और इधर हेनरी दोनों भाइयों को फंदे पर लटकाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी रोजली वापस आकर चिल्लाते हुए बताती है कि जमींदार का बेटा नदी में कूद गया है। ये सुनते ही वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और सबके सब फांसी को छोड़कर नदी की ओर भागने लगते हैं, मगर हेनरी वहीं रुककर उन दोनों को फंदे पर लटकाने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से इसाडोर उसके सर पर कोई चीज मारकर उसे बेहोश कर देता है और दोनों की रस्सियां खोलकर जल्दी से उन्हें यहाँ से भगा देता है। मगर रास्ते में नदी पड़ती है तो इसमें जमींदार के बेटे को बहता हुआ देखकर रेजिस नदी में कूदकर उसे बचा लेता है और उसे बचाने के चक्कर में वो दोनों एक बार फिर से जमींदार के हाथों पकड़े जाते हैं। इसके बाद जब उन्हें जमींदार के सामने लाया जाता है तो वो कहता है कि तुम लोगों को आखिर मैं क्या करूं, जब से तुम यहाँ आए हो तब से तुमने मेरी नाक में इतना दम कर रखा है कि मैं तो तुम्हें फांसी पर ही लटकाता, लेकिन अपने बेटे की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ रहा है, इसलिए उसके कहने पर मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। ये कहकर वो उन्हें एक सरकारी दस्तावेज बनाकर देता है और कहता है कि जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तब तक कोई भी तुम्हें अपना गुलाम नहीं बना सकता, तुम आजाद होकर अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। ये सुनते ही दोनों भाइयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और खुशी के मारे जुएल तो जमींदार के सामने ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, लेकिन तभी रेजिस कहता है कि हम अपने बदले में रोजली और इसाडोर को आजाद करवाना चाहते हैं। इस पर जमींदार और जुएल भी हैरान होकर रेजिस को देखते रह जाते हैं, मगर फिर जमींदार कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। अब बाहर आकर जुएल रेजिस से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर रेजिस कहता है कि यहाँ की आजादी का हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है, हमारी आजादी तो अपने समय में वापस जाने में है। वो कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैंने जो भी किया है सही किया है। जुएल को लगता है कि अब तो पूरी जिंदगी यहीं पर गुलामी करते हुए गुजरेगी, इसलिए वो चुपचाप खेतों पर जाकर काम में लग जाता है। इसके बाद रोजली और इसाडोर आजादी का वो दस्तावेज लेकर जाने लगते हैं, तो जाते हुए वो दोनों भाइयों का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं
उनके जाते ही हेनरी रेजिस और जुएल से कहता है कि तैयार रहना, ये जो मेरे सर पर चोट लगी है इसका गिन गिन कर तुमसे बदला लूंगा। ये कहकर वो उसी सिगार को जलाता है जो रेजिस और जुएल को आंटी से मिला था। मगर अब वो जैसे ही इसका धुआं उन दोनों की ओर छोड़ता है तो ऐसा करते ही दोनों भाई उसके सामने से गायब हो जाते हैं। दरअसल जमींदार जब उन्हें उनकी आजादी का दस्तावेज दे रहा था तो उसी वक्त रेजिस को समझ में आ गया था कि इसी दस्तावेज को फाड़ने की वजह से वो यहाँ 18वीं सदी के गुलामी के दौर में आकर फंसे हैं और अपने पूर्वजों रोजली और इसाडोर को आजादी का ये दस्तावेज फिर से दिलाकर ही वो यहाँ से अपने समय में वापस जा सकते हैं। इसीलिए रेजिस ने जमींदार से अपनी जगह रोजली और इसाडोर की आजादी मांग ली थी, लेकिन आंटी का दिया हुआ वो जादुई सिगार हेनरी ने उनसे छीन लिया था। इसलिए रेजिस इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब हेनरी से ये सिगार किसी तरह उनके हाथ लगेगा, लेकिन हेनरी ने सिगार का धुआं उनके ऊपर छोड़कर उनका काम और भी आसान कर दिया था और इस तरह वो 21वीं सदी में उसी कमरे में वापस आ जाते हैं जहां उन्होंने उस आजादी के दस्तावेज को फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब 21वीं सदी में ये दस्तावेज सही सलामत उस आंटी के हाथ में था जो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। इसके बाद दोनों भाई वापस अपने शहर आ जाते हैं और इसके कुछ महीने बाद दिखाया जाता है कि जुएल अब कंस्ट्रक्शन के काम में नौकरी करने लगा है, जबकि रेजिस मेयर के ऑफिस में अपनी उसी सरकारी नौकरी पर वापस लौट आया। लेकिन अब उसने पहले की तरह मेयर की चापलूसी छोड़ दी है और मेयर के काले लोगों पर किए गए जोक्स पर अब वो हंसता भी नहीं है, बल्कि उसने तो उससे साफ कह दिया है कि अगर तुम काले लोगों को इज्जत नहीं दोगे तो फिर मुझसे भी इज्जत की उम्मीद मत करना। अब रेजिस और जुएल दोनों भाई एक दूसरे की फैमिली के साथ अक्सर साथ में वक्त गुजारते हैं और उस आजादी के दस्तावेज को अब वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हैं, क्योंकि आजादी के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है ये उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गया था।